हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका स्वागत करता हूं अपने परिवार टीकेटी एजुकेशन पर। हमने एक प्रैक्टिस सेट मैथ का कर लिया है। यूपी पुलिस में प्रैक्टिस सेट है। आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुमने कल रिवीजन किया होगा अच्छे से। आज के जो सवाल है उनका भी रिवीजन करना है अच्छे से। देखो, पहला सवाल हमें दे रखा है। ठीक है, सबसे पहला सवाल दे रखा है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाला जाए, कितना अम्ल डाला गया है? 5 लीटर। 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? नए मिश्रण की कुल मात्रा बतानी है कितने लीटर है। जो हमारा नया मिश्रण है उसकी कुल मात्रा कितने लीटर है। देखो, हमें एक दे रखा है अम्ल, एक दे रखा है पानी। ठीक, अम्ल और पानी की जो शुरू में मात्रा थी वो कितनी थी? 1:3 थी। 1:3। इसके बाद हमने इसके अंदर कुछ पानी डाला है। कितना मिश्रण मिलाया गया है? यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो हमने 5 लीटर अम्ल मिलाया, जिससे उस मिश्रण का अनुपात 1:2 हो गया। 1:2 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, अगर हमने इसके अंदर अम्ल मिलाया है तो पानी हमारा समान होना चाहिए। तो पानी को हमने समान करना पड़ेगा। अनुपात के अंदर पानी को करना पड़ेगा समान। जब पानी को हम करेंगे समान तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ ऊपर करेंगे 2 से गुणा और नीचे कर लेंगे हम 3 से गुणा। तो हमारा नया अनुपात निकल के आएगा। नया अनुपात यहां से निकल के आएगा 3:6। 3:6 ऊपर निकल के हमारा आएगा 2 और 6। अब पानी की मात्रा क्या है? हमारी समान है। अब पानी की मात्रा समान है। अब देखो, अम्ल में परिवर्तन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अम्ल हमारा कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। ठीक है, अम्ल कितना बड़ा है? 1। और हमने अम्ल इधर कितना बढ़ाया है? 5 लीटर बढ़ाया है। ठीक है, अम्ल कितना बढ़ाया हमने? 5 लीटर। तो 1 का मान हमारा कितना है? 5। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। नए मिश्रण की बात करिए। नए मिश्रण, नया मिश्रण है कौन सा? नया मिश्रण नीचे वाला, ये तो पहला वाला मिश्रण है। नीचे वाला हमारा क्या है? नया मिश्रण। तो नया मिश्रण कौन सा होगा? ये। तो हमें कितने का मान बताना है? 9 का। 6 3 9। टोटल मिश्रण हमारा कितने का है? 9 का है। जब 1 का मान कितना है? 5 है, तो 9 का मान हमारा कितना हो जाएगा? 9 का मान होगा 9 पंजे 45। तो हमारा टी वाला ऑप्शन होगा राइट, 45 आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा, 45 आंसर। देखो अगला सवाल में क्या दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, आयु का सवाल ही प्रत्येक शिफ्ट में आता है और आता ही है, हर एग्जाम में आता है। पुलिस में नहीं, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है। ए की आयु 34 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? बी की वर्तमान आयु हमसे पूछिए। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का हमें अनुपात दे रखा है, कितना है? ये 4:3 है। कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है। अब देखो इसने क्या कहा है, इसको पढ़ो। इसने क्या रखा है? 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष है, और हमें जो अनुपात दे रखा है, हमें अनुपात दे रखा है वर्तमान आयु का। हमें अनुपात कैसा दे रखा है? हमें अनुपात दे रखा है वर्तमान आयु। हमारा अनुपात वर्तमान आयु का है, लेकिन उस व्यक्ति की आयु कब की दे रखी है? 6 वर्ष बाद की दे रखी है। तो वर्तमान क्या है? जब हम वर्तमान में जाएंगे, अगर अब किसी व्यक्ति की आयु 16 है, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी? 22 हो जाएगी। तो यही इसके अंदर है कि इस व्यक्ति की आयु 6 वर्ष पहले कितनी है? 34 है। वो 6 वर्ष बाद कितनी है? 34 है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद अगर 34 है तो वर्तमान आयु के लिए हम 6 क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे, तो वर्तमान आयु हमारी निकल के आएगी कितनी? ए की 28। कितनी निकल के आएगी? 28 निकल के आएगी। ठीक है, तो 4 का मान दे रखा है 28, हमें निकालना किसका? ये इसका कितने गुना है? ये अलग दिखाई दे रहा है कि 7 गुना है। तो
इस व्यक्ति की भी आयु कितने गुना होगी? 7 गुना होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? 21 आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21। डी वाला ऑप्शन होगा इसका भी। क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन होगा। ठीक, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, देखो अगला सवाल। कल हमारे टाइपिंग के अंदर कुछ मिस्टेक भी थी, आज देखो होती ही नहीं होती है। कल थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन के अंदर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है यदि b माइनस ए का 30%, b माइनस ए का 30% बराबर है b प्लस ए का 18%, बराबर b प्लस ए का 18% हो तो हमें अनुपात बताना है a अनुपात b का। a अनुपात b कितने के बराबर होगा, या a अनुपात b बराबर होगा, यह बताना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सवाल है। इसने क्या क्या रखा है? a माइनस बी, b माइनस ए, b माइनस ए का कितना परसेंट? 30% दे रखा है। किसके बराबर है ये? ये है b प्लस ए, b प्लस ए के 18% के बराबर है। ठीक है, 18% के बराबर। तो इसको छोटा कर लो। हमारा इसको हम काटेंगे 6 से तो ये जाएगा 6 पंजे 30, इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा 36 18। ठीक है, ये कितने बार जाएगा? 36 18 बार। ठीक, करना कुछ नहीं है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5b। कितना होगा? 5b माइनस के ये होगा 5a। कितना हो जाएगा? 5a। ठीक, बराबर होगा 3 की गुणा करेंगे, ये बनेगा हमारा 3b प्लस यहां से बनेगा हमारा 3a। कितना बनेगा? 3a। ठीक है, अब देखो b इधर का है माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, तो कितना बचेगा? 2b बचेगा। कितना बचेगा? 2b बचेगा। हमारा 5a माइनस में इधर जाएगा किस में? प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8a। ठीक है, इसको यहीं काट लो चाहे, इसको काटेंगे तो निकल के आएगा हमारा 2 चौक 8, 2 चौक 8। कहने का मतलब ये है जो b की आयु निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4, और a की आयु निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1। इससे बुझाए a अनुपात b, तो a अनुपात b हमारा क्या आएगा? 1 अनुपात के 4 आएगा। इसका आंसर राइट क्या होगा? 1 अनुपात 4 होगा। अब देखो दोस्तों, इस सवाल को हम आसानी से कर सकते थे, और भी आसानी से। देखो इसको रेज करता हूं, एक तरीका बताता हूं इसका, और भी अच्छा तरीका है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है ये। देखो इसने क्या रखा है? b माइनस ए, डायरेक्ट लिख दो b माइनस ए, b माइनस ए। ठीक है, एक दे रखा है, एक दे रखा है हमारा b प्लस ए, b प्लस ए, b प्लस ए। अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर का जुड़ा है इसके साथ तो ये 30 जो मान होगा वो किसका होगा? b प्लस ए का होगा। अगर का जुड़ा है इसके साथ तो ये 18 मान किसका है? b माइनस ए का। यहां से डायरेक्ट इसका अनुपात निकाल सकते हैं कि हमें जोड़कर कितना आया है? 30 आया है, और इधर घटाकर कितना आया होगा? 18 आया होगा। इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात निकल के आएगा 36 18, और निकल के आएगा कितना? 6 पंजे 30, 3 अनुपात 5। मतलब घटाने के बाद कितना आ रहा है? 3, और जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, 5 4 9 ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि टोटल मिश्रण कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। टोटल मिश्रण कितना होना चाहिए हमारा? a प्लस, देखो इधर देखो, a अनुपात b, a अनुपात b का मतलब है अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, क्योंकि टोटल हमारा कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अब इसका तो 5 बैठेगा नहीं, 9 बैठ रहा है, इसका नहीं बैठेगा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, देखो हमने हमेशा किस में से घटाया है? b में से घटाया है, तो b का मान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। b का मान कहां बड़ा है? इस वाले ऑप्शन में बड़ा है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा? राइट होगा 1 अनुपात के 4। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, टाइम बचाने के लिए तो ध्यान रखना है। ठीक, अगला सवाल देखो। देखो अगला सवाल दे रखा है हमें, ये सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मैथ मांगता है रिवीजन, तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। सवालों को यहां देखोगे और घर जाके भूल जाओगे, तो इनको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार सवालों को देखना पड़ेगा। पीडीएफ तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, क्लास भी बार बार देखनी पड़ेगी, तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो सवाल आज हल्के ही हैं, धीरे धीरे हम क्या करेंगे? इसके लेवल को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत है तो हमने हल्के सवाल रखे हैं। देखो अगला सवाल क्या रखा है? अगले सवाल में क्या रखा है? यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर से, किससे? बैंक में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर पर जमा
करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इस पर ध्यान देना है बस, ओनली 6 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो इसने क्या रखा है? तो वह धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कितनी नहीं, कितने गुने हो जाएगी। इसमें होगा कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी गुनी हो जाएगी। गुनी पूछा है यहां पर, ठीक है, कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी होगी। अब देखो, करना कुछ नहीं है सवाल के अंदर, सिंपल सवाल है बिल्कुल। हमने राशि मान लेनी है यहां पर, ठीक है। अगर हमें दर पूछिए, अगर दर दे रखी है, दर पूछिए, तो हम मानते हैं हमेशा 100। तुम्हें धन 100 मानना है तो 100 क्यों मानेंगे? क्योंकि 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज हमारा क्या कहलाता है? दर कहलाता है। अगर तुम्हें राशि ऐसे दे रखी है, इसमें दर का कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें हमेशा 1 रुपए राशि मान लेनी है कि हमारी राशि कितनी हुई? 1 रुपए राशि है। कितने रुपए राशि है? 1 रुपए राशि है। ये राशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब 6 रुपए में ये मिश्रण कितना बन जाता है? 2 बन जाता है, ठीक है। कितने वर्ष में बनाए? 6 वर्ष में बनाए, 6 वर्ष में, ठीक है। कितने वर्ष में बनाए? 6 वर्ष में। तो बताओ 6 वर्ष में कितने का ब्याज मिला है? 6 वर्ष में हमें 1 रुपए का ब्याज मिला है। 6 वर्ष में कितने का ब्याज मिला है दोस्तों? 6 रुपए में 1 वर्ष, 6 वर्ष में 1 रुपए का ब्याज मिला है। कितने रुपए का? 1 रुपए का। अब इसने क्या कहा है? इसने क्या रखा है? 12 वर्ष में वह राशि कितने गुनी हो जाएगी? वह 12 वर्ष में। अब देखो 12 वर्ष की बात करिए, बताओ 6 वर्ष में अगर 1 रुपए का ब्याज है तो सिंपल सी बात है, कहोगे 12 वर्ष में 2 रुपए का ब्याज होगा। ये तो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में क्या होता है? कोई ब्याज से ब्याज नहीं है, सिंपल ब्याज चलता है, साधारण चलता है। तो 12 वर्ष में कितने हो जाएगा? 2 रुपए हो जाएगा। पहले हमारा कितने रुपए था? 1 रुपया था। अब 2 रुपए ब्याज मिलेगा तो राशि कितनी हो जाएगी? मिश्रण कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितने गुना हो गया इसका? ये 3 गुना हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 आएगा। इसका कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें दर दे रखी है, अगर तुम्हें दर दे रखी है, दर पूछी है या फिर दर दे रखी है, तो तुम्हें 100 मानना है हमेशा। और ये गुना पूछा है तो तुम्हें क्या करना है? हमेशा 1 रुपए मानना है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 100 मानने से हमारा आंसर डायरेक्ट आता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। अब देखो इधर ये सवाल दे रखा है, देखो लैसे में से का, लैसे में से निकालना आना चाहिए। वो पुराने तरीके से हम निकालते थे, उस समय कोई मतलब नहीं है। यहां तुम्हें संख्याएं देखी हैं, संख्याओं का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। 5, 18, 36 और 144 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तुम्हें सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या को हमने क्या मान लिया? एलसीएम। कि हमारा एलसीएम कितना है? 144 है। एलसीएम कितना है? 144। बड़ी संख्या को हमने एलसीएम माना और एलसीएम हमने कितना मान लिया? 144 मान लिया, ठीक है। अब देखो, अरे 36 से हम 144 को काट सकते हैं, तो 36 का तो कोई मतलब नहीं है। 36 तो इसके अंदर पहले से ही है, बात खत्म हो गई। 18 से भी हमारा 144 कटेगा, 18 भी इसके अंदर पहले से ही है, इससे भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब अलग दिखा 15, 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5। 15 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 5 होता है। अब इसके अंदर ये संख्या 3 से घटती है लेकिन 5 से नहीं घटती, तो इसके अंदर 5 की कमी है। 5 की कमी है तो हमें 5 से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 14 पंजे 70, 700, 4 पंजे 20, 720। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 720 आएगा। एक लाइन का सवाल था, ठीक है। ऐसे नहीं करना है 15, 18, 36 को 44 कभी 2 से काटो, 3 से काटो, ठीक है, ऐसा सवाल नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा एलसीएम निकालना है। और एक सवाल आता है एलसीएम निकालने के लिए हमेशा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से एलसीएम निकालना है। मैसे निकालने के भी तरीके बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन हमें ऐसे काटना नहीं है, क्योंकि हम ऐसे काटेंगे तो समय हमारा बहुत खर्च होगा। देखो पेपर के अंदर इतना समय हमें नहीं मिलता है जो हम इसको ऐसे काटें, ठीक है। देखो अगला सवाल देखो, अगले सवाल ने क्या क्या रखा है? छठा सवाल है हमारा। इसने क्या रखा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 और 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे, ठीक है। 9 शेष बचे। 15 से भाग दें तब भी 9 शेष बचे, 18 से भाग दें तब भी 9 शेष बचे, 27 से भाग दें तब भी 9 शेष बचे और 35 से भाग दें तब भी 9 शेष बचे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम इसका निकालोगे एलसीएम, फिर छोटी से छोटी संख्या देखोगे, भाग करोगे, वो काम नहीं करना है। अब डायरेक्ट तुम्हें करना क्या है? अब मुझे बताओ, अगर हमने कोई संख्या है, किसी संख्या को हम किसी संख्या से भाग देकर हम शेषफल निकाल रहे हैं, अगर उस शेषफल को हम उन संख्या में से घटा दें, शेषफल को संख्या में से अगर हम घटा दें, तो वह संख्या तो इन सबसे कटनी चाहिए पूरी पूरी, ठीक है, इन सबसे पूरी पूरी कटनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, इस सवाल को हमेशा ऑप्शन से करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सवाल होते हैं ये सारे, इसमें 90% सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं। तो तुम्हें बनाने में किससे? ऑप्शन से बनाने हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसमें से 9 घटाएंगे, इस ऑप्शन से 9 घटाएंगे, इसमें से 9 घटाएंगे, इसमें से 9, बस एक बार समझ लो, एक लाइन में आंसर आएगा।
सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो इधर कितना बचा हमारा, इधर बचा 1901, इधर कितना बचा, इधर बचा हमारा 2181, इधर कितना बचा हमारा, इधर बचा 1881, इधर कितना बचा, इसको देखोगे तो ये बचेगा हमारा 1890, कितना बचेगा 1890। अब अलग दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर तो हमारा 5 है और इधर हमारा कितना दे रखा है, इसके अंदर 2 भी है। देखो 2 9 18 होता है, 5 से 15 होता है। मुझे बताओ ना तो 2 से कटती ना 5 से, ना 2 से कटती ना 5 से, ना 2 से कटती ना 5 से, संख्या कौन सी कटेगी, संख्या कटेगी 1890, ये 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला राइट होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इन सवालों को हमेशा इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। और आराम के साथ सवाल तुम्हारे इस तरीके का हर कोई सवाल बनेगा प्रत्येक टॉपिक का, ये सवाल बहुत आते हैं और ऐसे बनाने हैं सवाल। देखो भाई नेट सवाल हमारा ये है, नेट सवाल क्या दे रखा है, अच्छा सवाल है। देखो ये इसमें का सवाल हमने कल भी किया था चैप्टर का, ये चैप्टर का सवाल प्रत्येक शिफ्ट में आया भी है और आएगा भी, ये आना है सवाल, ठीक है। इधर देखो इसने क्या क्या रखा है, ए अपना व्यवसाय 7,000 रुपए से आरंभ करता है, ए ने अपना व्यवसाय 7,000 रुपए से आरंभ करता है, लेकिन होता क्या है, उसके 5 महीनों बाद, 5 महीनों बाद, मतलब ए ने 5 महीने तक कार्य किया, 5 महीने बाद बी उसका भागीदार बन गया, बी उसका भागीदार बन जाता है, मतलब बी ने भी उसके अंदर हिस्सा ले लिया, कितने महीने बाद, 5 महीने बाद। तदोपरांत 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में किया गया, कितने अनुपात में किया गया, 2:3 के अनुपात में किया गया। अतः बी की पूंजी निवेश कितना था, मतलब बी की पूंजी मुझे कुछ नहीं पूछा है, क्या पूछा है, बी की पूंजी हमारी कितनी, ठीक है, बी ने कितने रुपए की पूंजी निवेश की है इसके अंदर। अब देखो आसान सवाल है, बस देखने में लग रहा है लेंथी, लेकिन बहुत आसान सवाल है। एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर, एक चीज ध्यान रखनी है, 1 मिनट, लाभ बराबर, देखो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है कुल पूंजी प्लस के समय, कुल पूंजी इंटू समय, कुल पूंजी इंटू समय, ये हमारा क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है। लाभ हमारा कैसे बनेगा, अगर हम पूंजी के अंदर समय से गुणा करते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, लाभ बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, बस यही करना है। अब देखो ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 7,000 रुपए, ए ने लगाए हैं 7,000 रुपए, ए ने लगाए हैं 7,000 रुपए, ठीक है। अब ए ने 7,000 रुपए, इस लाइन को पढ़ो, उसके 5 महीनों के बाद बी उसका भागीदार बन जाता है। तदुपरांत 1 वर्ष बाद, कितने वर्ष की बात हुई है, 1 वर्ष बाद। देखो ए तो शुरू से लगा रहा है ना, वो हटा है नहीं, उसने अपनी पूंजी को निकाला है नहीं डाला है, 1 वर्ष के लिए उसने अपने 7,000 रुपए पूरे लगाए हैं। 1 वर्ष का मतलब है कि पूरे 1 साल के लिए, 1 साल का मतलब पूरे 12 महीने के लिए राशि लगी, कितने महीने के लिए, 12 महीने के। लेकिन बी, अब देखो बी की पूंजी तो है नहीं, तो बी की पूंजी नहीं है, बी की पूंजी हमने कितनी मान ली, बी मान ली। अब बी ने जो पूंजी लगाई है वो 5 महीनों के बाद लगाई है, और राशि बटी कब है, 1 साल के बाद बटी है। 5 महीनों के बाद उसने राशि लगाई है, 1 साल के बाद बटी है, तो उसने राशि लगाई होगी 7 महीने के लिए। तो बी ने हमारी राशि कितने महीने के लगाई है, बी ने राशि लगाई है 7 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। अब देखो सवाल में करना क्या, अनुपात दे रखा तुम्हें लाभ का, अरे ये भी तो लाभ ही है, ये लाभ है, तो जो ए का लाभ है उसमें ए से भाग कर दो, लाभ अपॉन लाभ, ठीक है। और इधर लाभ कितने का है, बी का लाभ कितने का है, 3 का, और दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि दोनों का लाभ मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। करना कुछ नहीं है, बस काटना है इसको। देखो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 7 से काटेंगे, 7 का 7, 36 18, हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा राइट सी वाला ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर होगा सी, ठीक है। 18,000 हमारा आंसर होगा राइट इसका, ठीक है। अच्छा सवाल था, प्रत्येक सीट में पूछे जाते हैं सवाल, ये ध्यान रखना है इनका, ठीक है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा ये देखा है, देखो इसने क्या रखा है, कोई कार, समय दूरी का सवाल है, आसान सवाल है ये भी। कोई कार विशेष गति पर 5 घंटे में कितने 100 किलोमीटर चलती है, कितने किलोमीटर
100 किलोमीटर चलती है और एक दूसरी कार उसी गति पर एक विशेष स्थान पर 3 घंटे में पहुंच जाती है। ठीक है, देखो दूसरी जो कार है वो 3 घंटे चली है, लेकिन चली किस स्पीड से है? जिस स्पीड से इसने 5 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी चली है। ठीक है, अब बताओ दूरी बराबर क्या होता है? हमें यहां से क्या निकाल लेंगे? 4 निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमें यहां से दूरी ज्ञात करनी है तो हमारे पास दूरी के लिए क्या चाहिए? दूरी के लिए समय चाहिए और दूरी के लिए चाल चाहिए, लेकिन चाल हमारे पास नहीं है, चाल हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? 5 घंटे में उसने कितनी दूरी चली है? 100 किलोमीटर। और 1 घंटे में चली गई दूरी हमारी क्या होती है? वही तो हमारी चाल होती है। 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है? चाल होती है। जब 5 घंटे में अगर 100 किलोमीटर है तो 1 घंटे में कितनी चलेगा? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी? चाल होगी। और इस स्पीड से उसने क्या करा है? 3 घंटे दूरी और चली है, तो 20 दिया 60, तो उसने कितनी दूरी चली होगी? 60 किलोमीटर दूरी चली होगी। तो इसका आंसर राइट क्या होगा? बी वाला ऑप्शन होगा, 60 आंसर होगा राइट। क्या आंसर होगा इसका? 60 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल दे रखा है, देखो पाइप टंकी का सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो इसने क्या क्या रखा है? पाइप टंकी नहीं है, पाइप टंकी की है। इसने क्या रखा है? एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक विद्युत पंप है, विद्युत पंप मतलब मोटर है जो लाइट चलती है, वो मोटर या विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। हमने माना वो विद्युत पंप हमारा ए था, ये ए क्या कर सकता है? 2 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा है, मतलब टंकी से पानी निकल रहा है, कोई ना कोई ऐसा है जहां पर उसके टंकी में छेद है, क्या है? छिद्र है, वह पानी को क्या करता है? निकालता है। रिसाव हो रहा था, इसलिए टंकी 2 सही 1/2 घंटे मतलब 2.5 घंटे में भरी। कितने घंटे में भरी? 2.5 घंटे में। भरना चाहिए था 2 घंटे में, भरी 2.5 घंटे में। ठीक है, आधा घंटा ज्यादा लिया। क्यों लिया? क्योंकि रिसाव क्या है? उसका पानी निकाल रहा है। ठीक है, इसने क्या रखा है? उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। मतलब जो रिसाव है हमारा, यह हिसाब नहीं होगा, रिसाव होना चाहिए, तो यहां पर हमारा क्या होगा? रिसाव होगा ये। ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, रिसाव होगा। तो रिसाव से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो सकती है। ठीक है, पूरी तरह से टंकी कितनी खाली हो जाएगी। अब देखो ये जो ए था, हमने इस विद्युत इसका नाम दे दिया ए, कि ए हमारा कितने घंटे में भरता है टंकी को? 2 घंटे में भरता है। अब हुआ क्या? एक हमने नाम दिया, ये ए तो 60 था ही था, इसके साथ एक बी था जो था रिसाव। ये क्या कर रहा है? पानी को लगातार निकाल रहा है, और ए क्या कर रहा है? लगातार डाल रहा है। ये जो टंकी है अब भरने में कितना समय ले रही है? 2.5। कितना समय ले रहा है? 2.5। 2.5 का मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 5/2 घंटे। अब ये समय लेती है 5/2 घंटे, 5/2 घंटे का समय लेती है। ठीक है, अब 5/2 करना कुछ नहीं है, जैसे काम समय होता है वैसे हमारी क्या होती है? पाइप टंकी होती है। सिंपल सा इसका एलसीएम लेंगे, एक हम काम मानेंगे, ऐसा काम मानेंगे जो दोनों से क्या हो? कटे। हमने ऐसा काम क्या माना? 5 का और 2 का एलसीएम ले, कितना आ गया जी? 10 आ गया। ठीक है, अब इसकी हम कार्यक्षमता निकालेंगे कि कितना पानी ए हमारा कितना पानी डाल रहा है, बी कितना निकाल रहा है। ठीक है, जब निकालेंगे तो किसकी कार्यक्षमता कितनी आएगी? 2 पंजे 10। इसकी कितनी आएगी? देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और ये 2 काय में भाग में, काय में जाए गुणा में, तो 2 दूनी 4, तो इसकी कार्यक्षमता कितनी आएगी? 4 निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो ये 10 जो पानी है, ये जो टंकी का क्षमता है वो कितनी है? टंकी की क्षमता है 10 लीटर की। कितनी दे रखी है? टंकी की क्षमता है हमारी 10 लीटर की। ठीक है, टंकी की क्षमता कितनी? 10 लीटर की। अब देखो इधर ए भरता कितना है पानी? 5। ए की कार्यक्षमता कितनी है? 5 भरने की है, लेकिन ए बेचारा कितना भर पा रहा है? 4 भर पा रहा है। क्यों भर पा रहा है 4? क्योंकि एक ये जो बी है, ये जो रिसाव है, ये 1 लीटर पानी को निकाल दे रहा है। तो रिसाव का कार्यक्षमता कितनी है? 1 है, तो 1 के हिसाब से ये टंकी कितने समय में खाली कर देगा? 10 घंटे में इस टंकी को पूरी को खाली कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 घंटे होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ध्यान रखना सवाल होगा। अगला सवाल देखो, बस कहीं कहीं मिस्टेक है टाइपिंग की, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अगला सवाल इसने क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है? 10% प्रति वर्ष पर, 10% प्रति वर्ष पर, प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए किसी
किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 93 दे रखा है। बीच का अंतर कितना है? 93 दे रखा है। तो बताएं राशि कितनी होगी? हमसे धनराशि पूछ ली, धनराशि कितनी होगी? कुछ ही पूछ सकता है, लेकिन हमारी जो दर है वो क्या है? जिस प्रतिवर्ष हमारी दर दे रखी है, कैसी है? वार्षिक दर है हमारी, प्रतिवर्ष की दर है वार्षिक। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, चक्रवृद्धि ब्याज के जो सवाल होते हैं उनको अगर आसान करना है तो 3 से 4 तरीके सीखने पड़ते हैं। ठीक है, अब एक आता है हमारा गोल्डन रेशियो। इसका डाटा इतना आसान है कि यहां पर हमें 10 दिख रहा है, 10 का मतलब 1/10 होगा। ठीक है, तो आसानी से हम काट सकते हैं, अपना 1000 माने या जो भी मूलधन मानेंगे आसानी से काट सकते हैं। तो इसके लिए गोल्डन रेशियो होता है, जो गोल्डन रेशियो तुम्हें याद रखनी है। देखो 2 साल का गोल्डन रेशियो का बताएंगे, 2 साल का गोल्डन रेशियो कितना होता है? 2:1 हमारे क्या है गोल्डन रेशियो 2 साल का। 3 साल की बात करेंगे, 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होगा? 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है 3:1, 3:1 होगा। ठीक है, 4 साल का गोल्डन रेशियो क्या होगा? 4 साल का होगा 4:6:4:1। बस 4 साल के ही बहुत है। ठीक है, तुम्हारा क्या पूछा जाएगा? 4 साल तक ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखो कितने साल? 4 साल। ये हमारा 4 साल का है, ये हमारा कितने साल का है? 3 साल का। ये हमारा कितने साल का है? 2 साल का है। समझ लो इसको पहले एक बार ठीक से। देखो ये जो होता है हमारा आगे का, ये जो आगे का हिस्सा है ये, ठीक है, जो मैंने गोल किया है ये सारा हमारा एसआई है। ये सारा क्या है? एसआई है, मतलब कि साधारण ब्याज है। ये जो अनुपात में 2 है ये भी साधारण ब्याज है, 3 भी और 4 भी साधारण ब्याज है। ठीक है, और बात करते हैं टोटल की कि 2:1 क्या है? ये 3:3 और 1 क्या है? 4:6:4:1 क्या है? तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये जो दे रखा है हमारा ये सारा, ये टोटल, ये हमारा सीआई है। ये क्या है? सीआई है। ये 2 वर्ष का सीआई है, ये 3 वर्ष का सीआई है, ये 4 वर्ष का सीआई है। ये कितने वर्ष का सीआई है? 4 वर्ष का सीआई है। ठीक है, इससे सवालों का मतलब नहीं है, मैं फिर भी समझा रहा हूं आपको, इस चीज को समझ लो ठीक से। ठीक है, 4 वर्ष का। अब ये जो एक्स्ट्रा बचा है ये हमारा अंतर है, ये 4 साल का अंतर है, ये 3 वर्ष का अंतर है, एसआई माइनस सीआई। ठीक है, ये भी है हमारा सीआई माइनस एसआई, और ये भी हमारा 4 साल का है, सीआई माइनस एसआई। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन हमें सवाल से मतलब किससे? इस वाले फॉर्मूले से, ओनली इससे मतलब है हमें। ठीक है, अब देखो सवाल ने क्या क्या रखा है? सवाल ने क्या रखा है? 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए। एक चीज ध्यान रखनी है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो नीचे दे रखा है 10, मूलधन ऐसा मानना है जो 10 से कटे। किससे कटे? 10 से। फ्रैक्शन में जरूरी नहीं है 10 आया, कहीं 5 आएगा, कहीं 6 आएगा। ठीक है, प्रत्येक चीज आएगी फ्रैक्शन के अंदर। अब तुम्हें क्या करना है? 3 वर्ष की बात करिए तो इसका हम क्या कर देंगे? घन कर देंगे। 2 वर्ष की बात करिए तो वर्ग कर देंगे। मूलधन तुम्हें ऐसी मानना है, तो हमने मूलधन क्या माना? इसका घन कर करके हमारा मूलधन कितना है? 1000 रुपए। कितना मूलधन मान लिया हमने? 1000 रुपए मूलधन मान लिया। ठीक है, 1000 रुपए मूलधन मान लिया। अब देखो इसने क्या रखा है? हमारा जो गोल्डन रेशियो वो क्या है? ये दे रखा है 3:3:1। 3:3:1 ये हमारा गोल्डन रेशियो है। ठीक, ये दे रखा है हमारा गोल्डन रेशियो। ठीक है, अब इसने तुम्हें करना क्या है? इस 1000 का जो पहली बार में हमारा ब्याज मिलेगा, इस 1000 का जब हम 10% निकालेंगे 1/10 तो निकल के आएगा हमारा 100। कितना निकल के आएगा? 100 निकल के आएगा। 100 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल दे, 100 से कोई मतलब हमें है नहीं। फिर अब हमें क्या करना है? इसके सेकेंड ईयर के लिए हमें क्या करना है? सेकेंड ईयर के लिए इस 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 10। फिर इस 10 का निकालेंगे 1/10 कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा भाई? 1 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो इधर हमें क्या दे रखा है? हमने 1000 माना धन। ठीक है, हमारा कितना निकल के आ गया? यहां से 10 निकल के आ गया। अब देखो यही तो हमारा अंतर है, यही हमारा क्या दे रखा है? देखो भाई इनका अंतर हमारा क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है कितना? 93। लेकिन हमें यहां अंतर देखना है, यहां अंतर। अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, गुणा करते हैं हम 10 दिया 30 प्लस 1 ही का ना 1, कहोगे अंतर कितने का आया? 31 का आया। तुम्हें 31 का मान तुम्हें दे रखा है सवाल के अंदर। 31 का मान कितना दे रखा है? 31 का मान दे रखा है 93। कितना दे रखा है? 93। कितने गुना है इसका? अलग दिखाई दे रहा है कि साहब ये तो 3 गुना है। 3 गुना है। तो धन हमारा कितना है? 1000 है, तो 1000 का भी कितने गुना होगा? फिर ये 1000 का 3 गुना होगा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 3000। 3000 आंसर कौन सा होगा? सी वाला। तो ये हमारा राइट आंसर है। क्या आंसर होगा इसका?
सी आंसर होगा। ठीक है, आसानी से सवालों कर सकते हो। ठीक है, बिना पेन उठाए सवाल ये आसानी के साथ हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, सारे तरीके तुम्हें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल हमें अगला सवाल ये दे रखा है। ठीक है, इस सवाल में गलती करते हैं अक्सर, और तुम्हें गलती नहीं करनी है। देखो करना क्या है, ये सवाल दे रखा है डी की पावर क्या दे रखा है, डी की पावर एस प्लस टी भाग डी की पावर एस ब्रैकेट, ब्रैकेट से कोई मतलब वैसे यहां पर है नहीं लेकिन लगा रखा है उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, भाग डी की पावर टी। अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है हमेशा, भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, और गुणा में घातें क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं। भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो अगर देखो डी क्या देखा है हमें, डी, डी की पावर क्या है, डी की पावर एक दे रखी है एस प्लस टी भाग एक डी की पावर क्या दे रखी है, एक डी की पावर क्या दे रखी है एस भाग फिर डी की पावर कितनी दे रखी है, टी दे रखी है। ठीक है, अब डी की पावर क्या होगा, इसमें करना कुछ नहीं है, पहली हमारी पहला कितना दे रखा है एस प्लस टी, गुणा में भाग में घात क्या होंगी, घटेंगे, गुणा में क्या होंगी, जुड़ेंगी। इसकी घात कितनी है एस, तो एस हमारी क्या होगी माइनस, इसकी घात कितनी है टी, तो टी हमारी क्या हो जाएगी माइनस। देखो टी से टी खत्म, एस से एस खत्म, क्या बन गया सारा, जीरो बन गया। तो डी की पावर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर बहुत से जीरो लगाते हैं लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी के ऊपर ये जीरो दे रहा है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, वन होता है। रट लो इस चीज को, क्या होता है, वन। तो इसका आंसर हमारा राइट क्या आएगा, एक है। इसका आंसर राइट क्या होगा, एक होगा। ध्यान रखना है सवाल का, अच्छा सवाल है। जीरो लगा के आ जाते हैं और एक नंबर अपना पक्का मानते हैं लोग बार, लेकिन ऐसा है नहीं, वो नंबर लेकर उड़ जाता है साथ में। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या क्या रखा है, समय दूरी का सवाल है हमारा। इसने क्या रखा है, एक आदमी, ठीक है, पाइप टंकी का, हाँ समय दूरी के मानते हैं इसको भी हम, नापधारा का सवाल लेके समय दूरी कहते हैं। ठीक है, तो समय दूरी के अंदर 3 से 4 चैप्टर आते हैं हमारा, एक रेलगाड़ी चैप्टर आती है, एक हमारा समय दूरी खुद आती है, और एक हमारा क्या आती है, नापधारा आती है। 3-4 चैप्टर इसके अंदर जुड़ते हैं, समय दूरी का चैप्टर होता है, ये काफी लंबा चैप्टर होता है। इसने क्या रखा है, एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल दिशा में जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वह व्यक्ति अनुकूल जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। गति से नौका चला सकता है स्थिर जल में, उसकी नौका चलाने की गति कितनी होगी। स्थिर जल का मतलब समझ लो, स्थिर जल का मतलब है कि जो उसकी नौका की चाल है, वो नौका की चाल क्या होगी। अब इसके अंदर मानते हैं, एक बार समझ लो इस सवाल को, देखो हम जो मानते हैं, अगर नाव की चाल हमें दे रखी है तो नाव की चाल हम क्या मानेंगे, नाव की चाल हम मानेंगे u, नाव की चाल हम क्या मानेंगे, u। बात करते हैं नाव की चाल, अगर हम बात करते हैं धारा की चाल, तो धारा की चाल हम क्या मानेंगे, धारा की चाल हम मानेंगे v, धारा की चाल क्या मानेंगे, b मानेंगे। ठीक है, एक एक चीज समझा रहा हूं सवाल के अंदर, प्रैक्टिस सेट में ऐसा होता नहीं है लेकिन इसमें समझा रहा हूं फिर भी मैं। ठीक है, कुछ नए वाले भी जुड़े होंगे इसमें। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है, नाव की चाल कितनी है u, किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, हमने कितनी मानी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब होता क्या है, देखो एक चीज समझो, ऐसा मान लो कि हमारी नाव दे रखी है, एक नाव है ये, ठीक है, नीचे क्या है, पानी का नदी है, क्या दे रखी है, नदी। अगर हमारी नाव जो है, जो हमारी नाव है वो चलती है इधर इस दिशा में, और जो नदी है वो भी इधर बह रही है, तो मुझे बताओ क्या नाव की स्पीड तेज होगी कि नहीं होगी, तेज होगी। क्यों तेज होगी, क्योंकि एक तो नाव की चाल भी इधर ही है और धारा की चाल भी इधर ही है। अब ये जो है नाव धारा के अनुकूल बह रही है, धारा के अनुकूल, तो अनुकूल जाने में क्या होता है, धारा की चाल क्या होती है, इसके अंदर जुड़ जाती है। तो अनुकूल जाने में हमारा क्या होता है, अनुकूल जाने में धारा की चाल जुड़ती है, तो ये होती है u प्लस b, दोनों चालें जुड़ेंगी। जो हमें दे रखा है कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लो, अब ये नाव, नदी तो इधर को आएगी नहीं वापिस, नदी का तो इधर को चलेगी नदी, ऐसा तो है नदी, नदी लौट आएगी। लेकिन अगर मान लो, ठीक है, ये जो हमारा नाव है, नाव किधर चल पड़ी, इधर, और धारा किधर चल रही है, इधर, तो अब क्या होगा, नाव की जो गति होगी वो इधर, और धारा किधर खींचेगी इसको पीछे की तरफ, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कि कौन सी चाल घटेगी, ये जो धारा वाली चाल है ये नाव की चाल को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो नाव की चाल हमारी हो जाएगी u माइनस के बी, जो कितनी दे रखी है, प्रतिकूल जाने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सवाल एक लाइन का है लेकिन समझाया मैंने अच्छे से इसको, ठीक है, अगर तुम्हारे समझ में आया होगा तो। ठीक, इसके बाद क्या दे रखा है, इसने क्या रखा है कि स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब समझ रहे हो,
स्थिर जल का मतलब है जल बिल्कुल शांत है और हमारी चल कौन सी रही है, नाव चल रही है, तो हमसे क्या पूछा है, नाव की चाल पूछिए, धारा से कोई मतलब नहीं है। अब देखो नाव की चाल के लिए करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को घटा देना है, ये खत्म, यहां से इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2u आएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा निकल के यहां से, तो देखोगे कितना आया यहां से निकल के, 30 निकल के आया। हमने इसको 2 से काट देना है, तो u की चाल कितनी आ गई, 15 आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 होगा। अब देखो इतना समझाने में समय लगा, लेकिन सवाल एक लाइन का। अब तुम्हें करना क्या है, अगर पूछिए नाप की चाल तो दोनों को जोड़ना है, 30 2 से भाग कर दिया, आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। अगर तुमसे पूछा है नाभ की चाल मतलब धारा की चाल पूछी है, तो तुम्हें दोनों को घटा देना है, कितना आया 6, 2 से भाग कर देना, आंसर फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि समझाने में समय लगा है। इसको पूरा बेसिक मैंने तुम्हें समझाया है कि कैसे हम निकालते हैं इसको, क्यों जोड़ते हैं इन दोनों को, 2 से भाग क्यों करते हैं, क्यों घटाते हैं, और 2 से भाग हम उसको क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2u बनता है इसलिए 2 से भाग करते हैं। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, अगर तुमसे u का मान पूछा है तो दोनों को तुम्हें जोड़ना है, दोनों को ऐड करना है और 2 से भाग कर देनी है। अगर तुमसे पूछा है b का मान तो दोनों को घटाना है और 2 से भाग कर देनी है। ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक, अच्छा सवाल था नाभ धारा का। देखो नेक्स्ट सवाल देखो। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रखा है, अगला सवाल दे रखा है, ये दे रखा है, देखो a और b मिलकर, हल्का सवाल है बिल्कुल। ठीक है, a और b मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। तो बताएं बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कुछ नहीं है सवाल के अंदर, आसान सवाल है। ठीक है, शुरू में आसान सवाल है, लेकिन कल से हम सवालों क्या करेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे, उनका लेवल अच्छा कर लेंगे। ठीक है, ताकि पुलिस के लिए नहीं और एग्जाम के लिए भी मैथ तुम्हारा अच्छा हो। ठीक, इसने क्या रखा, देखो a प्लस बी कितने दिन लगाते हैं, 6 दिन, दोनों करते हैं 6 दिन लगाते हैं, 6 दिन निकालते हैं, 6 दिन के अंदर ये कार्य कर देते हैं 6 दिन में। ठीक है, अब ओनली अगर ए लगता है अकेला बेचारा, अब बताओ 2 व्यक्ति तो 6 दिन में करेंगे, तो ये तो समय ज्यादा लेगा ही। तो ये कितने लेता है, 9 दिन लेता है। पूरे कितने दिन लेता है, 9 दिन लेता है। ए हमारा कितने दिन लेता है, 9 दिन। जैसे अभी हमने एक सवाल किया था पाइप टंकी का, सेम वही सवाल है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम अलग दिखाई देगा, कितना आ गया, 18 आ गया। कितना एलसीएम आ गया इसका, 18 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो कार्यक्षमता कितनी आएगी निकल के, इसकी कार्यक्षमता निकल के आएगी हमारी, कितनी निकल के आएगी, देखो 36 18, 3 आ गई इसकी, 9 दूनी 18, कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो टोटल कार्य कितना है, 18। ये 18 हमें कार्य किससे कराना है, अरे बी से कराना है। ए और बी का कितना दे रखा है, 3, ए का कितना दे रखा है, 2, तो बताए बी का 1 ही तो होगा। बी का क्षमता कितनी होगी, 1, और 1 के हिसाब से बी कितना समय लेगा, 18 दिन लेगा। तो बी हमारा कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेगा, 18 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये दे रखा अगला सवाल हमें। ठीक, ये देखो 2D का सवाल है। ठीक है, 2 डायमेंशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, इसने क्या रखा है, एक समलंब। समलंब होता कैसा है, ठीक है, एक समलंब, दो समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है। एक की लंबाई कितनी दे रखी है, 16 मीटर, और दूसरे की लंबाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर हो, ठीक है, उसकी लंबाई 10 मीटर हो, वैसे लंबाई होता नहीं है, इसकी जगह ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई नहीं होता है, क्या होता है, ऊंचाई होता है इसकी जगह, जहां ऊंचाई कर लो इसको, यहां पर हम क्या कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे। लंबाई नहीं होता है, क्या होता है, ऊंचाई होता है, उसकी ऊंचाई दी होती है ये वाली। ठीक है, तो उसे हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए, मतलब एच होना चाहिए। एच में कितना दे रखा है, 10 मीटर हो, तो 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। ठीक है, और आयतन हमारा काय में आता है, घन में आता है। अब देखो इधर, अब इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखने का, समलंब चतुर्भुज जो होता है हमारा, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा देखा है समलंब चतुर्भुज। सारे फॉर्मूले याद करते चलना है साथ साथ में, ठीक है, अगर याद ना हो तो। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 इंटू
समांतर भुजाओं का योग, जो उसकी समांतर भुजाएं होती हैं, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू एच, इंटू एच। ये हमारा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है। वो इनके लिए फॉर्मूले का याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बिना फॉर्मूले के सवाल 2D के और 3D के, या फिर अगर हमारा एडवांस मैथ है तो बिना फॉर्मूले के सवाल वो नहीं बनते हैं, ठीक है। कुछ सवाल बन जाते हैं लेकिन अधिकतर नहीं बनते हैं, 90% सवाल नहीं बनते हैं। अब देखो उसका क्षेत्रफल बताना है, और ये हमारा क्या है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, बस क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का क्या है, योग है। एक दे रखी है 16, एक दे रखी कितनी 20, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 36, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, ऊंचाई दे रखी है 10, 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा 18 बार, और 18 ढाई कितना होता है 180, तो इसका आंसर आएगा डी वाला, राइट। कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर 180 राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 180। अच्छा सवाल है, ठीक है। इस सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एडवांस मैथ के अंदर होता है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला रखो और उसके मान रखो और आंसर आता है निकल के, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, अगले सवाल में क्या क्या रखा है, तो ये देखो, ये सवाल जीडी के अंदर, पुलिस के अंदर, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बार बार, एकल छूट वाला सवाल है, इसको समझ लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे बस एक आधा सवाल लेके आ जाएगा, पर एक बार समझ लेना इस सवाल को। एक क्या रखा है 15%, एक 20% और 25% की छूट श्रृंखल, ठीक है, कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। मतलब ये 3 छूटें हैं, ठीक है। ऐसे हम कौन सी छूट एकल लेके आए जो इसके बराबर, इसके क्या बैठे, बिल्कुल बराबर बैठे, ठीक है। ऐसे ही छूट देखो, सिंपल तरीका होता है इन सवालों का। फ्रैक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए प्रत्येक की, ठीक है। फ्रैक्शन याद करने का काम तुम्हारा ही है। जैसे मान लो मैं 15% की बात करता हूं, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 15 की फ्रैक्शन होती है 3/20। कितनी होती है 3/20। 20% की क्या होती है 1/5। 25% की क्या होती है 1/4, ठीक है, 1/4। ये हमारी होती है छूटें। अब हुआ क्या है बताओ, कोई सामान कितने रुपए का था, 20 रुपए का था, दुकानदार ने 3 की छूट दी, सामान कितने का बिका होगा, 17 का बिका होगा, ठीक है। अगला देखो, सामान हमारा कितने का है 5 रुपए का है, 1 की छूट दी, सामान कितने का बिका होगा 4 का बिका होगा। सामान हमारा कितने का है 4 रुपए का है, उस पर 1 की छूट दी, कितने का बिका होगा 3 का बिका होगा। अब तुम्हें करना क्या है, सबकी गुणा नहीं करनी है, 4 से 4 दिखाई दे रहा है, इसकी गुणा करेंगे तब भी कटेगा, तो उसको अनुपात में काट लो, सीधी सी बात है। सारे अनुपात दे रखे हैं हमें, अनुपात में काट दो 4 से 4, तीसरे क्या होता है आपस में कट जाता है। यहां से निकल के आएगा 20 पंजे 100, क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा हमारा 20 पंजे 100, ठीक है, 20 पंजे 100, यहां से निकल 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब तुम्हें अलग दिखाई दे रहा है, 100 रुपए की वस्तु दुकानदार ने दी कितने की 51 रुपए की, और मुझे बताओ जब 51 रुपए की दी है तो उस व्यक्ति ने कितनी छूट दी है, अरे 49% छूट दी है। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, राइट बी वाला ऑप्शन 49%, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 49%। 100 रुपए पर ही परसेंटेज निकलता है, तो 100 रुपए पर कोई परसेंटेज निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको 100 ही बना लिया, ठीक है, और भी नहीं काटा है को, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा 49% राइट आंसर होगा हमारा। एकल छूट 15%, 20% और 25% की 3 छूट अलग अलग देंगे, या एकल छूट 49% दे दें, बात एक ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल, ठीक है। प्रत्येक सवाल का रिवीजन करना है अच्छे से, ठीक है। सवाल तुम्हें यहीं से देखने को मिलेंगे परीक्षा के अंदर, ठीक है। जब तक पेपर का भाई बहुत समय है, जब तक हम बहुत सवाल कर लेंगे, रेगुलर हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो रोज चलने वाला तुम्हारा प्रैक्टिस सेट। कोई काम पड़ गया वो बात अलग है, लेकिन रेगुलर चलेगा तुम्हारा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, इसने क्या क्या रखा है, 490 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, 490 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। जो ए का शेयर है वो बी से क्या है आधा है। अगर बी के पास 6 रुपए हैं तो ए के पास कितने हैं उसके आधे हैं, मतलब कि 3 रुपए हैं, ठीक है। और इसने क्या रखा है, और सी के शेयर से 3 गुना है। लाइन को समझना है, क्या क्या रखा है, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ठीक है, और सी के शेयर से 3 गुना है। ए के बारे में बात चल रही है, दोनों ने ए के बारे में कहा है, ठीक है। ए जो है सी से तो 3 गुना है और बी से क्या है आधा है, ठीक है। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे सिंपल सा, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है और एक हमारा क्या दे रखा है सी। अब देखो ऐसा अनुपात मानना है दिमाग के अंदर अपने, ताकि हम उस अनुपात को पॉइंट में ना लेके जाएं, ठीक है। क्योंकि हम अगर हमें
बी को अगर ए को हमें आधा करना है, बी से हमें ए को क्या करना है, आधा करना है, और जो ए है वो सी का क्या है, तिगुना है। ए जो है सी का क्या है, तिगुना है। अब देखो जब ए सी का तिगुना है तो हमने सी को क्या माना, 1 माना, और ये इसका तिगुना है तो ये कितना होगा, 3 होगा, और ये ए बी से आधा है तो बी कितना होगा, 6 होगा। देखा ना, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ठीक है। तो ए का शेयर बी के शेयर से आधा भी हो गया और साथ में सी से क्या हो गया, तिगुना भी हो गया। तो हमारा अनुपात निकल के आ गया 3:6:1। ए को कितनी पूंजी मिली है, 3 रुपए, बी को कितनी मिली है, 6, सी को कितनी मिली है, 1, ठीक है। टोटल पूंजी कितनी दे रखी है, 490 दे रखी है। यहां पर हमारी टोटल पूंजी कितनी है, तो टोटल पूंजी हमारी कितनी है, टोटल पूंजी है 10 रुपए। 6 3 9 और 1 10, 10 का मान कितना दे रखा है, 10 का मान दे रखा है 490। पूछा किसका मान है, सी का मान, मतलब 1 का मान पूछा है, तो 1 का मान पूछा तो कितना आ गया, आंसर 49 आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, 49 होगा। आसान सवाल था, सिंपल सवाल था बिल्कुल। इसका आंसर क्या आ गया, 49 आ गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा तुम देख सकते हो पीछे बैक करके, ठीक है। ऑप्शन होता है यूट्यूब के अंदर, कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है उसे बार बार देखो, 1-2 बार देखो, फिर भी समझ में आता है तो उसको पढ़ो सवाल को, क्योंकि लैंग्वेज का समझ में आना बहुत जरूरी है सवाल से पहले। अगर तुम सवाल की लैंग्वेज समझते हो, सवाल को खुद बना सकते हो, ठीक है। देखो 17वां सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखा है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेच दिया, ठीक, बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता, उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता दोस्तों, 10% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत कितनी है, वस्तु की लागत कितनी है, टोटल लागत बतानी है कि वस्तु की लागत कितनी आई है टोटल, ठीक है। टोटल लागत वस्तु की कितनी है। अब देखो, अरे हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100 होता है। हमारा धन कितना होता है, 100। हमने अगर उसको उस पर 6% कमाई करी है, कितने परसेंट, वही 6% की अगर हानि है, हमको कमाई नहीं हानि हुई है अगर 6% की, तो हमने वस्तु को कितने का बेचा होगा, सीधी सी बात है, हमने उस वस्तु को 94 रुपए का बेचा होगा। कितने का बेचा होगा, 94 रुपए का। लेकिन अगर हम उस वस्तु पर 10% का लाभ कमाएं तो उस वस्तु को कितने बिकेंगे, कहोगे 110 में बिकेंगे। कितने बिकेंगे, 110 में। अब ये भी तुम्हारा विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 16 रुपए। किताब में कितना अंतर दे रखा है तुम्हारा, सवाल के अंदर कितना अंतर दे रखा है, 64 रुपए। कितना दे रखा है, 64 रुपए। कितने गुना है इसका, ये 4 गुना है, तो 100 का 4 गुना कितना होगा, 400 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला। अब एक चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, ये जो मैंने करा है ये ओनली समझाने के लिए किया है। ये जो दे रखा है, ये जो किया है, ये 110 और 94 जो किया है, ये समझाने के लिए किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहां पर दे रखी है हानि और लाभ, तो दोनों को जोड़ के अंतर निकल के आएगा। 10 और 6 16। 16 का मान कितना, 64। 16 चौका 64। 100 का मान निकालना है, कितना आ गया, 400 आंसर आ गया। अगर मान लो यहां भी हानि है, यहां भी हानि है, तो हमें क्या करना है, दोनों का अंतर लेना है 4। अगर यहां लाभ है, यहां लाभ है, तभी हमें क्या लेना, अंतर। अगर दोनों आपस में अपोजिट है तो हम उन दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। भाई हमारा क्या होगा, अंतर होगा विक्रय मूल्य का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल, ठीक, ये हमारा लास्ट सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आज 18 ही सवाल हैं, धीरे धीरे सवाल बढ़ते रहेंगे, ठीक। तुम्हारे उसके अंदर 20 सवाल आते हैं ओनली। बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है ये, बस इसको देखना है, तुम्हें समझना है। इसने क्या रखा है, √12 प्लस फिर से √12 प्लस फिर से √12 प्लस फिर से √12। ये चलता चला जा रहा है, कहां तक, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। इसकी कोई सीमा नहीं है, चलता चला जा रहा है। जब भी तुम्हें इस तरीके का सवाल देखने को मिले, जब भी तुम्हें इस तरीके का सवाल देखने को मिले, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। एक के अंतर में सेम अगर संख्याएं चल रही हैं 12 12 12, तो तुम्हें क्या करना है, इसे एक के अंतर में तोड़ लेना है। एक के अंतर में, एक में से कैसे, 4 तिया 12, कैसे तोड़ लिया हमने, 4 तिया 12 तोड़ लिया। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर प्लस है तो आंसर होगा बड़ा वाला, अगर माइनस है इनके बीच में तो आंसर होगा छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट 4 आएगा, क्योंकि बीच में क्या रखा है, प्लस रखा है, बीच में क्या है, प्लस है। ऐसे मान लो सवाल हमारा ये होता, √12 माइनस के √12 फिर माइनस के √12, ये होता सवाल, ये भी चलना है ऐसे ही, ठीक है। तो हम क्या करते, तो हम इसको फिर से तोड़ते, 3 गुणा 4, वही, हाँ 3 गुणा 4, तो हमारा जो छोटा वाला आंसर क्या होता, 3 होता, फिर इसका राइट आंसर क्या आ जाता, 3 आ जाता। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर माइनस है बीच में और संख्या जा रही है अनंत तक,
तुम्हें क्या करना है, अगर प्लस है बीच में तो आंसर होगा 4, बड़ा आंसर होगा, ठीक है, और 1 के अंतर में तोड़ना है हमेशा, अगर माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज 18 सवाल हैं हमारे, ठीक है, अच्छे से इनका रिवीजन करना है घर सारे सवालों का, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।